अब जो बात करते हैं रिवीजन 1 और रिवीजन 2 टेस्ट की फिजिक्स की, तो ठीक है। जहाँ सबसे पहले क्वेश्चन आता हो कि विंड पावर है, जनरेट करती है एनर्जी, तो मैंने खुद ने करो तो ठीक है। हाँ जी, कह रहा हूँ कि कंसीडर टू आइडेंटिकल होमोजीनस स्फीयर है ए और बी, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर इनको सेम है। वन ऑफ द रेस्ट एक जहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रहा हूँ, एक जहाँ में ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। द सेम क्वांटिटी हैज बीन सप्लाई टू द बॉट वॉल, ये तो दोनों में मतलब सेम क्वांटिटी दे रहा हूँ। तो कौन सा सही है? टेम्परेचर एक का ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा। यहाँ में देखिए टेम्परेचर जो ठीक है जी, बी वॉल है जी, ए वॉल है। बी वॉल ऐसे रेस्ट कर रही हो, ए वॉल लटकी हुई है, तो यहाँ में टेम्परेचर ए को ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं बी ए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, समझ रहा हो। बी अगर रेस्ट पे, तो बी ए उठावे के लिए मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेस्ट पे कर रही है, लेकिन ज़्यादा कम हीट देनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर ए वाई को ज़्यादा होगा, बी वाई को नहीं। एज हीट गिवन टू द बोथ एक्सपेंड द सेम वैल्यू। ये क्वेश्चन में गए, क्वेश्चन में ये है कि दो लोग इक्वल मास से सेम स्पीड से आ रहे हैं और इंक्लाइंड है थीटा पे। दे कोलाइड करें इनलेस्टिकली एट द जंक्शन और मूव करें टुगेदर, ठीक है। जैसे जी के दो ब्लॉक हैं, जी आपस में ऐसे चल रहे हैं और जी का थीटा एंगल पे है, ठीक है। जी का थीटा एंगल पे दोनों, जाको डायग्राम ही मैन है, एक ब्लॉक ऐसे एक ब्लॉक ऐसे, जी नंबर दोनों कोलाइड आकर 2m बना रहे हैं और जी फिर बी वेलोसिटी तैयार हो, ठीक है। तो एम बी कॉस थीटा 2mb cos थीटा इक्वल टू 2, इसका मतलब एम बी कॉस थीटा 2mb cos थीटा इक्वल टू बी डैश, तो बी डैश इक्वल टू बी cos थीटा के बराबर है वो। हाँ, अब जो क्वेश्चन है जो करो स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ रियल गैस, ओविंग करो पी वी की पावर 2 इक्वल टू आर टी, मतलब पी वी की पावर 2 इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन है। मतलब पी वी की पावर 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो अगले फार्मूला आता है सी पी माइनस सी वी, अगले फार्मूला तो सी पी माइनस सी वी आर अपॉन एन वी की पावर एन माइनस 1। ये पॉलीप्रोटिक की है ना, ये पॉलीप्रोटिक की, हाँ जी पॉलीप्रोटिक के लिए फार्मूला होता है। पॉलीप्रोटिक के लिए कांस्टेंट सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर अपॉन एन वी की पावर बी माइनस 1, ठीक है। ये रही अगले हमने निकाली थी ट्रिक, ठीक है। हाँ, 1 किलोवाट आवर कितने ईवी के बराबर होता है? डायरेक्ट याद रखना, 1 किलोवाट आवर होता है तेरा 2.25 इंटू 10 की पावर 25 ईवी के, ठीक है। देख रहा कोई स्टूडेंट है जो कि 10 वाइब्रेशन, मतलब कोई स्टूडेंट है जो कि सिंपल पेंडुलम को एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, हमें 10 वाइब्रेशन आ रहे हैं। अगर कोई दूसरा मतलब मोड़ा है वो 100 वाइब्रेशन मीजर कर रहा हो, तो परसेंटेज एरर में कितने परसेंट, मतलब कितने परसेंट चांस एरर के कम होंगे, तो वो डेल्टा टी होता है, ठीक है। कितने परसेंट चांस कम होंगे, तो पहले 10 करो फिर 50 करो, मतलब वाले नंबर ऑफ टर्न्स कितने टाइम बढ़ा दी, मतलब रिपीटेशन कितनी बार बढ़ा दी मैंने, 5 बार, तो 5 फैक्टर थे कम आगे रिड्यूस होंगे चांस। डेल्टा टी अपॉन 10 थे, चांस कम आता है, मतलब कितनी बार मैं कर रहा हूँ। जैसे पहले 10 बार कर रहा हूँ तो कछु एरर आ रहा, तो अब मैं 50 बार करूँगा तो कितना एरर आ, तो वो 50 बार करूँगा कितना एरर आ, तो 5 टाइम कम आएगा बाई द फैक्टर ऑफ 5। जो क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड विद द टेंशन इन द स्विंग पेंडुलम इज 4 टाइम द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन, मतलब जो टी मैक्स है वो 4 गुना ज़्यादा है टी मिनिमम थे, टी मैक्स 4 गुना ज़्यादा टी मिनिमम थे, ठीक है। जैसे जाको डायग्राम दिया नंबर कोई टेंशन टी मैक्स है, नंबर टेंशन टी मिनिमम है और कोई भी स्लैकिंग ना है रही, तो टेंशन होगी जा जाएगा, ठीक है। तो नंते और जी हाइट कितनी होगी, नंते जी पार्टिकल होते हैं, नंबर मैक्सिमम टेंशन है, नंबर मिनिमम मैक्सिमम टेम्पो मिनिमम मैक्सिमम टेंशन 4 टाइम है मिनिमम के, तो जी एच कितनी होगी एल माइनस एल कोस थीटा, जी एच है वो तेरा। तो सामने पहले जागले इक्वेशन लगाओ, टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, जागले लगाओ टेंशन माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, दोनों इक्वेशन से सवाल आएगा ये, ठीक। जब वो ये जितना सिंपल क्वेश्चन हो, जो फोर्स इक्वल टू का होता है नीटा डी वी बाई डी एक्स, फोर्स इक्वल टू होता है नीटा डी वी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले 60 10 सेंटीमीटर की ना लिक्विड ऑफ थिकनेस 0.2, जो लिक्विड की थिकनेस है, ठीक है, मतलब जो डी एक्स की थिकनेस दे रहा है वो 0.2 mm। अपॉन अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स द क्यूब स्लाइड विद द कांस्टेंट स्पीड देन द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, तो फोर्स मालूम है, नीटा मालूम है, डी वी बाई डी एक्स, ये हमें मालूम पड़ गई थिकनेस कितनी है लिक्विड की, ठीक है। हाँ, नीटा ए डी वी बाई डी एक्स होता है, सॉरी नीटा ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो या तो एरिया और जो थिकनेस दे रखी है जो वेलोसिटी है, नीटा निकालना फोर्स दे रखा है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ मैं कह रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन पहले इतनी दूरी में 10 की पावर -3 पर रिलीज करे गए हैं,
काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की निकाल रहे दैन इनफाइनाइट सेपरेशन। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल है और जो कोई प्रोटॉन है 10⁻³ मीटर को इनमें डिस्टेंस है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बर्ग एनर्जी थ्योरम लगा, वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेगा K(Q1 Q2 अपॉन R), K(Q1 Q2 अपॉन R जाते पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगी यहाँ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल के बराबर रहेगी। क्या करियो ना म्यू, जैसे पोटेंशियल एनर्जी बताओ कैसे निकाले हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकाले हो तो यहाँ 10⁻⁻10 मीटर दे रखो, तो म्यू इक्वल टू K(Q1 Q2 अपॉन R), ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को देखिए कितना रेशियो आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को रेशियो आएगा 1:4 7.0। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:4, क्योंकि यहाँ में मोमेंटम कांस्टेंट होता है और जो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:4 को। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आई थी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल करके जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वह 5 पार्ट में बांट, एक पार्ट अल्फा पार्टिकल देता है, जो कि अल्फा पार्टिकल का जो रेशियो वो बना। काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाई 2m लगाना, क्योंकि यहाँ में मोमेंटम ही कांस्टेंट होता, ठीक है। अगर एक आइडियल गैस है जो कि एडियाबैटिक एक्सपोनेंट में आ रही है, अंडर प्रोसेस इन विच द वर्क डन बाय द गैस as same as the increase in the internal energy the molar heat capacity of the process। जी वाह लगे रुक गया, जी अलग, जी क्वेश्चन अलग है, जी अलग है, जी है पहले अलग है पूरा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल गैस इज इंक्रीज का होगी इंटरनल एनर्जी, तब वो एक्सपेंड करेगा मोर मॉलिक्यूल एडिशन करके। हम जितने मॉलिक्यूल ऐड करेगा उतनी ज़्यादा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। जैसे ये कोई रॉप है, जैसे आ रही है, अगर जी जाते टकरा गई तो कैसे आ गई, जी जाते टकरा के लौट के ऐसे आ गई, जिनको ऐसे पढ़ने आ गई जैसे, ठीक है। एक मोनोएटॉमिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 जूल को काम करता है, एक्सपेंड करता है आइसोबारिक, हाउ मच हीट इज गिवन टू द प्रोसेस, ठीक है। जी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे कह रहा हूँ मोनोएटॉमिक आइडियल कहता है 100 जूल वर्क करती है जी, ठीक है। तो हीट कितनी होगी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर वो होता है एनसीपी डेल्टा टी। जो हीट कंटेंट कांस्टेंट प्रेशर होता है वो होता है एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है। तो वर्क डन कितना दे रखो, 100 जूल वर्क डन दे रखो है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा पी या एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं इक्वल टू 100 जूल, ठीक है। अगर मैं हीट का फॉर्मूला लगाऊँ तो एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी का फॉर्मूला लगाऊँ तो एन आर डेल्टा टी कॉन्स्टेंट आएगा, एन आर डेल्टा टी की वैल्यू होता है 100 जूल, और जाके लिए वैल्यू निकाल ही लेगा तो मोनोएटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू निकाल ली, गामा इक्वल टू 1 + 2 करके, ठीक है। और जहाँ मैं फॉर्मूला बता दिया आंसर आएगा वो हीट नॉर्मली, पर जो इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत। हाँ जहाँ मैं जी करो कि एक ब्लॉक जो कि रेस्ट में जब हमें कोई जी करो, जब जो कोई ब्लॉक है जी कुछ जब रेस्ट में, तब जाको एक्सटेंशन x0 है, ये इनिशियल एक्सटेंशन x0 है, ठीक है। तो मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता ब्लॉक को, जहाँ मैं सिली मिस्टेक याद है, जहाँ मैं एम जी x0 + x ले लेती हूँ, लेकिन वो ना लेना, क्योंकि जहाँ मैं इनिशियल एक्सटेंशन x0 जी दे रखो, मतलब जो ग्रेविटी वर्क डन करेगी वो केवल एम जी एक्स करेगी। तो जहाँ मैं फॉर्मूला, जहाँ में हम इक्वेशन लगाएंगे एम जी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, यही होता है ना, एम जी एक्स हाफ के एक्स फाइनल माइनस एक्स फाइनल, हाँ एक्स फाइनल माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, यही इक्वेशन होता है, ठीक है। और ग्रेविटी के लिए जहाँ में एम जी एक्स लगाना, एम जी एक्स प्लस एक्स नॉट ना लगाना जी, अभी छोड़ क्या करना, ठीक है। दोबारा आएंगे यहाँ पर जी। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, कह रहा कि कोई पर्सन है जो कि 70 किलो का हुआ, ठीक है भाई, 7 किलो मास लूज करना है, 10 मीटर की हाई स्टेयर है, मतलब 12 मीटर की, मतलब 12 मीटर की दूरी तक आया स्टेयर है, सीढ़ी है। एज्यूम करिए जब वो ऊपर जाता है तो 2 गुना फैट जलाते हो, जब वो नीचे आता है, जब वो ऊपर जाओ तो 2 गुना फैट जलाओ, जब वो नीचे आता हो। अगर 1 kg फैट बर्न है पे 9000 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, ठीक है। अगर 1 kg फैट बर्न है पे 9000 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, तो कितनी बार भाई ऊपर नीचे करनी पड़ेगी कि बाकी 7 किलो वजन कम है। जा क्वेश्चन की मैं तो बताऊँ, ठीक है। कोई 70 किलो का आदमी है, बस 7 किलो वजन कम करना हो, तो एक 12 किलो मतलब 12 मीटर की ऊंची का सीढ़ी, ऊपर नीचे करते ऊपर नीचे करते ऊपर नीचे करते हो,
तो वो ऐसा कितनी बार ऊपर नीचे करेगा कि वहाँ का 7 किलो वजन कम है। जब 1 किलो वजन कम हो तो 9000 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और जब वो ऊपर जाता है तो वो 2 गुनी एनर्जी लेते हो नीचे आए हुए थे, ठीक है। जब आदमी ऊपर जाता है तो वो 2 गुना एनर्जी लेते हुआ नीचे आए हुए थे, मतलब 2 गुना एनर्जी लेते हो एनर्जी डाउन थे। तो एनर्जी ऊपर जाने में एनर्जी कितनी खत्म होता है, mgh। याद रखिए ऊपर जाने में एनर्जी कितनी खत्म होगी, mgh ही तो एनर्जी खत्म होगी ऊपर जाने में। तो नीचे आवे में एनर्जी कितनी खत्म होगी, mgh/2। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, 3/2 mgh, ठीक है। तो दोबारा सुन ले कि 70 किलो का आदमी है, 7 किलो वजन कम करना, 12 मीटर की हाई सड्डी है, ऊपर नीचे करते हो वो 1 किलो वजन कम है, 900 किलो एनर्जी रिलीज होता है। तो ऐसा कितनी बार ऊपर नीचे करेगा कि 7 किलो एनर्जी कम है। तो सबसे पहले जागला ट्रिक है, मैंने ChatGPT तो निकाली, जागला ट्रिक है, हाँ जागला ट्रिक यही है वही तो, कि आदमी जब ऊपर जाते तो वो 2 गुना एनर्जी लेते नीचे आए थे। तो ऊपर जाए थे एनर्जी, ऊपर जाए में एनर्जी कम, ऊपर जाए में एनर्जी लगता है mgh, नीचे आए में एनर्जी लगेगी mgh/2 जो कि टोटल एनर्जी। और नंबर ऑफ स्टेप कितनी करेगा वो, कि एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है। तो 1 किलो थे 900 किलो 9000 किलो कैलोरी एनर्जी बन रही है, तो 7 से मल्टीप्लाई देता है। तो कितनी बार ऊपर नीचे करेगा वो आ जाएगी तेरी एनर्जी रिक्वायर अपन 3/2 mgh टोटल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर आएगी जहाँ में 9000 इंटू 7 किलो कम करना अपन 3/2 mgh, इतने नंबर ऑफ बाय स्टेप करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ कि आइडियल कैसे एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट भागो जी अंडर जा रही प्रोसेस, जहाँ में वर्क डन और जो इंटरनल एनर्जी वो बराबर है। मतलब कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है जो, मतलब जो कोई एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है, मतलब कोई आइडियल गैस है जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जा रही है, वहाँ में वर्क डन और इंटरनल एनर्जी बराबर है। तो वही मोलर हीट कैपेसिटी निकाल, मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। डेल्टा क्यू का होता है, डेल्टा क्यू होता है तेरा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू था, तो डेल्टा क्यू और जो करो जो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों बराबर है। तो डेल्टा क्यू और 2 टाइम्स डेल्टा यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं डेल्टा क्यू कैसे लिखते हैं, एन सी पी डेल्टा टी और 2 टाइम्स एन सी वी, एन सी पी डेल्टा टी और 2 टाइम्स एन सी वी, 2 टाइम्स सी वी, एन सी पी डेल्टा टी 2 टाइम्स सी वी। तो सी पी इजकल टू 2 टाइम्स सी वी, क्या होता है तेरा, हाँ सी पी इजकल टू 2 टाइम्स सी वी आएगा ये। और सी वी कैसे निकालते हैं, हमारे लग जी हीट कैपेसिटी तो होगी, अबे जी हीट कैपेसिटी तो होगी, मोलर हीट कैपेसिटी तो निकालनी है, हाँ। तो मोलर हीट कैपेसिटी है 2 टाइम्स सी वी, और सी वी निकालते हैं FR/2 पे, वही वर्क डन ये दोनों बराबर हैं। तो Q इजकल टू 2 टाइम्स डेल्टा यू, तो C इजकल टू 2 टाइम्स सी वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सी वी करेगा FR/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कोई फोर्स है, द बुलेट इमर्ज आउट विद द स्पीड, इतनी स्पीड से बुलेट आ रही है, तो इम्पल्स एक्जेक्टेड टिल द फोर्स ऑन बुलेट इन 0। इम्पल्स कितना होगा जब तक मैं फोर्स, मतलब फोर्स ऑन बुलेट बिकम 0 है, तो इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी जाकर, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स 0 करना है, फोर्स 0 करके टाइम की वैल्यू निकालना होगा मैं, फोर्स 0 करके था 0 सॉल्यूशन, तो फोर्स 0 करके मैं काय की वैल्यू निकालना होगा, टाइम की वैल्यू, टाइम की वैल्यू जो आएगी, टाइम की वैल्यू जो आएगी। और अब इम्पल्स कैसे निकालते हैं, मैं एफ इंटीग्रेशन डी टी करके निकालना होगा, मैं इम्पल्स निकालना होगा। और 0 से लेकर टाइम जो मैंने निकाला मन तक लिमिट दे दूँगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन जो तो मालूम होगी कि इन कॉलिजन में द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन इलास्टिक कॉलिजन, हाँ। और द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो करो इन ऑल, जो करो सॉरी इलास्टिक इन इलास्टिक कॉलिजन में, जो करो सॉरी इन इलास्टिक कॉलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी को लॉस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, नहीं ये गलत है। इन इलास्टिक कॉलिजन में जो मॉलिक्यूल को जिन एटमन को आपस में कॉलिजन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर ना होती, और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है उनमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत, जो बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही। अगर एक बॉडी फ्रीली फॉलिंग कर रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 125 मीटर, मतलब कुछ करो कोई बॉडी है 125 मीटर की है, ठीक है। जहाँ पे कोई बॉडी फ्रीली फील कर रही है, जहाँ तक कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब विदाउट इनिशियल वेलोसिटी, जो करो लास्ट सेकंड में वो x% ऑफ द हाइट कवर करता है। तो हाइट कितना, 125 मीटर की पूरी हाइट है, x% निकालो 125 को, तो वो आ जाएगी x/100 इंटू 125, ये x% आ जाएगी हाइट को, ये x% आ जाएगा हाइट को लास्ट वो।
तो सबसे पहले 125 मीटर की हाइट है, तो एच इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर रूट 2h/g तभी लगा सकते हो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ, तो यह क्वेश्चन ने कह दी कि क्वेश्चन फ्री फॉल कर रहा कोई ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो टाइम की वैल्यू अंडर रूट 2h/g करके 5 सेकंड आ जाएगी। और जो 5th सेकंड में कितना चल रहा हो एक्स 125/100 कितना 5th सेकंड में चल रहा है, तो 4 सेकंड में कितना चलेगा यही आंसर आएगा। 4 सेकंड में चलेगा जी 125 माइनस 125 एक्स अपॉन 100, 4 सेकंड में जी इतना चलेगा इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर लगाएगा, आंसर आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर लगाएगा। 4 सेकंड आगे जहाँ टाइम की अब 4 सेकंड पहले धरनी पड़ेगी क्योंकि अब इनिशियली 4 सेकंड ले रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में समझते पहले मैंने कहा कर रहा हूँ कि लास्ट सेकंड में कितना चल रहा है वो x% चल रहा है, तो x% कितना होता है x 125/100, लास्ट सेकंड में कितना चल रहा है, टाइम लग रहा है 5 सेकंड, 5 सेकंड टाइम लग रहा है, तो 4 सेकंड में कितना चलेगा 125 माइनस 125 एक्स अपॉन 100 इक्वल टू जी डिस्टेंस है इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और 4th सेकंड में चल रहा हो ना, 4 सेकंड में चल रहा हो, तो टाइम की जगह 4 सेकंड लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ड्यूरिंग द पंपिंग रैपिड पंपिंग ऑफ इन एयर इन अ टायर इनसाइड द टायर इज हॉटर देन द एटमॉस्फेरिक एयर। सही कह रहा हूँ, मतलब जब मैं कहूँ टायर में हवा भरता हूँ तो टायर जो है अंदर तक गर्म पड़ जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर तो ज़्यादा टायर अंदर तक गर्म होता है, ये काहे की वजह से होता है क्योंकि जी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वेरी हाई रेट पर। सही बात है, क्योंकि जहाँ में एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वेरी हाई रेट पर, एडियाबैटिक प्रोसेस अकर एट द हाई रेट। देखो करनट इंजन 100% एफिशिएंट ना हो सकत क्योंकि हम 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ना पहुँचा सकते, क्योंकि कार्नोट इंजन है हम 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर नहीं पहुँचा सकते, इसलिए जी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, जो तो नॉर्मल है कर लीजिए देख के। हाँ, जहाँ मैं देख 4 वायर जो कि सेम मटेरियल से बनाए गए, इनको डायमेंशन नहीं दे रखा, तो कौन से ज़्यादा एलोंगेट करो, जहाँ मैं कन्फ्यूज होता कि डेल्टा एल, जहाँ मैं कन्फ्यूज होता डेल्टा एल अपॉन ए जी लगा दूँ मैं, ये डायमीटर से उनको बराबर है, काट तो नहीं। तो जहाँ में आगे जो इलोंगेशन आगे डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन डी स्क्वायर, तो डायमीटर का स्क्वायर जाकर मैं 70 बड़ा होगा, नहीं डायमीटर का स्क्वायर जाकर 70 छोटा होगा, वहाँ में इलोंगेशन 70 ज़्यादा आ गई, तो जहाँ में इलोंगेशन 70 ज़्यादा आ गई। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन डी स्क्वायर से देगा। ठीक है, जगह फोर्स एक्सर्ट होता है इम्पल्स, जहाँ में स्पीड वेरी कर रही यू टू यू, लेकिन जहाँ में याद रखिए फोर्स, हाँ देख रहा जो अप्लाइड फोर्स इनिशियल वेलोसिटी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ऑन द सेम लाइन, मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, फिर फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन, पहले इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, फिर फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे आता है। तो जो इम्पल्स आगो चेंज इन मोमेंटम वो आगो 3mu। ठीक है, जो चेंज इन मोमेंटम आगो आगो 3mu, तो वर्क डन पूछ रहा हूँ यहाँ में। ठीक है, वर्क डन बाई द फोर्स पूछ रहा है, तो वर्क डन बाई का वर्क डन का होता है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा तेरा हाफ एम फोर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हाफ एम यू स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ यू इंटू यू, और 3mu की वैल्यू होती है इम्पल्स के बराबर, तो वर्क डन बाई द वो आ जाएगा फोर्स हाफ आई यू। ठीक है, जगह फोर्स एक्टिंग कर रहा हो ऑन द डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसे वेरी कर रहा हो, तो मतलब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ सेम ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, तो जहाँ एक्सीलरेशन निकालो, एक्सीलरेशन निकालते हैं हम बी डी वी बाई डी एक्स करके। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालेंगे बी डी वी बाई डी एक्स करके, तो यहाँ जो वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा वो आएगा एक्स की पावर 2/3, तो मतलब जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई एक्स की पावर 1/3 पॉजिटिव की वेलोसिटी आ गई एक्स की पावर 1/3 आएगी। जो सब सॉल्व करा तो वेलोसिटी जो आ रही थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 1/3 आ रही थी। और इतना हमें निकालनी है पावर डिलीवर, पावर डिलीवर कैसे निकालना है, पावर डिलीवर निकालना है एफ डॉट बी थी, और एफ होता है तेरा एफ इनवर्सली एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस की पावर -1/3 के, वेलोसिटी एस की पावर 1/3 के, तो जो पावर है वो एस पर डिपेंड नहीं करता, एच जीरो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलास्टिसिटी होता है, रबर की समझ कम होता है, ग्लास बताया था, कॉपर बताया था, एल्यूमिनियम का होता है, डायरेक्ट याद रखना। देखो एक कार है जहाँ का मास एम है, एक कार है जहाँ का मास एम है, जहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है और एक्सीलरेशन ए से चल रही है। ठीक है, और रजिस्टिव फोर्स जहाँ पे पीछे लगे हो, एम रजिस्टिव फोर्स लग रहा है पीछे, एक्सीलरेशन है आगे, तो यहाँ की पावर बता डिलीवर कितनी होगी, तो एफ माइनस रजिस्टिव फोर्स कितना, एफ माइनस, हाँ तो रजिस्टिव फोर्स कितना आर, तो एफ माइनस आर इक्वल टू एम है, यही तो होगा, और एफ माइनस आर इक्वल टू एम है होगा,
तो मुझे पावर डिलीवर बाई द फोर्स निकालनी है, जहाँ बाई फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर निकालनी है। जी कोई कार रहती है जहाँ पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक्सीलेशन आगे और जो रेजिस्टिव फोर्स है एयर की वजह से पीछे लग रहा हो तो एफ माइनस आर है, माइनस आर इक्वल टू एम ए। तो एफ की वैल्यू आ गई आर प्लस एम ए, जी फोर्स आएगा और पावर का होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई देता है पावर आ जाएगी ये। ठीक है।